जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय, और उस चाय की कैंटीन का नाम है 498 ए कैफे। आप जानते हैं 498 ए क्या है? 498 ए भारतीय दंड संहिता की एक धारा है। आखिर क्यों एक आम सा कैफे, साधारण सा नाम के 498 कैफे, इसका नाम 498 कैफे क्यों? पहली नजर में ये कोई मॉडल जगह लगती है जहां युवा चाय कॉफी के साथ इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, लेकिन जैसे ही लोग इसके नाम पर गौर करते हैं 498 सवाल उठने लगते हैं। आखिर ऐसा नाम क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई दर्दनाक इशारा? मीनाक्षी और उसके पति के धागड़ की यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सी लगती है। प्यार, शादी, बिजनेस, पार्टनरशिप, फिर धोखा, कानूनी लड़ाई और अब एक कैफे जो उनकी टूटी हुई शादी का पोस्टर बन गया। 498 ए भारतीय दंड संहिता की वह धारा है जिसमें पत्नी ससुराल पक्ष के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करा सकती है, और अब यही धारा एक चाय कैफे के नाम की पहचान बन गई। मीनाक्षी के अनुसार कैफे का नाम 498 ए कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ताना है एक ऐसी महिला पर जो अपने आत्मसम्मान और हक के लिए लड़ रही है। उसके पति ने यह नाम जानबूझकर रखा ताकि उसकी निजी लड़ाई को सार्वजनिक मजाक बनाया जा सके। कैफे की दीवारों पर रंग बिरंगे कोट्स हैं। लाइफ में बेटर स्वीट मोमेंट्स जरूरी हैं। चाय पीने से गम कम नहीं होते पर सुर्खियां मिल जाती हैं। और अब मीनाक्षी की कहानी उन दीवारों के पीछे गूंज रही है। शादी के बाद दोनों ने साथ मिलकर दीर्घायु नाम की फर्म शुरू की, जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का काम होता था। शहद की मिठास से भरा यह व्यापार कब जहर घोलने लगा किसी को पता नहीं चला। जिसने मधुमक्खियां पाली वही अब डंग खा रही है। 25 लाख रुपए का जमीनी सौदा, कानूनी नोटिस, सोशल मीडिया पर चरित्र हनन और इसी बीच के 498 कैफे का उद्घाटन हुआ। स्थानीय लोगों में गहरी जिज्ञासा है कि क्या यह कैफे बिजनेस का नाम है या बदले की एक रचनात्मक चाय की दुकान। 498 ए जैसी गंभीर धारा को जब कोई अपने कैफे का नाम बना दे तो यह सिर्फ एक ब्रांडिंग का मामला नहीं रह जाता, यह सामाजिक सोच, महिलाओं के अधिकारों और पितृसत्तात्मक कटाक्ष का प्रतीक बन जाता है। लेकिन मीनाक्षी कहती है ये कैफे नहीं, मेरी जिंदगी की अदालत है। कैफे 498 कैफे अब अंता कस्बे में सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं बल्कि एक सामाजिक बहस का अड्डा बन चुका है। यहाँ लोग सिर्फ कॉफी नहीं, रिश्तों की तक सच्चाई भी पी रहे हैं। कहानी अभी अधूरी है क्योंकि अदालत में मामला लंबित है, लेकिन इतना तय है 498 अब सिर्फ एक कानून नहीं, एक चाय का नाम भी बन चुका है। यह कहानी मीनाक्षी और उसके पति के धाकड़ इन दोनों की कहानी है। आपको बता दें कि के धाकड़ नीमच मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिन्होंने मीनाक्षी अंता जिला कोटा के साथ शादी की थी और शादी के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद 498 कैफे में तब्दील हो गया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अभी जो चल रहा है तलाक को लेके, मेरे पति ने बहुत ज्यादा हंगामे कर रखे हैं। अभी मुझे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहा है वो। और अभी सिर्फ इतनी सी बात हो रही है, 100 बातों की एक बात लेके चल रहे हैं कि आपने जिन लोगों से कर्जा लिया है उन लोगों का कर्जा चुकाओ
और आप भी फ्री हो इस तलाक से और मैं भी फ्री हूँ इस तलाक से। इतना मेरा कहना है, लेकिन वो इसको उल्टे तरीके से ले जाके और बोलते हैं कि मैं 25 लाख की डिमांड कर रही हूँ और 30,000 रुपए महीना मैं उनसे मांग रही हूँ भत्ते का। तो ये सब चीजें, ना तो मैंने 25 लाख की डिमांड करी है, ना ही मुझे वो 30,000 रुपए महीना दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड मेरी चल रही है, लेकिन उस डिमांड पे वो कायम नहीं रह रहे हैं कि लोगों का पैसा देकर और मुझे फ्री करे। तलाक आज साइन करूंगी मैं तलाक पे, अगर वो सारे लोगों के पैसे चुका के और मेरे चेक लाके दे देंगे, सब लोगों की जिनसे उधार लिए हैं उन्होंने, वहां पे सारी लिस्ट मेरे पास है किन किन से उन्होंने उधार ले रखे हैं। बस इतने मुद्दे की बात हो रही है, तो इन्होंने क्या किया है कि वहां पे जिन लोगों के उधार पैसे हैं उन लोगों को मना करके आ गए हैं कि मैं किसी का पैसा नहीं दूंगा, मैं सबके पैसे खा गया हूँ, या कुछ भी इन्होंने जो भी बोला है। तो उन लोगों के फोन मेरे पास आना शुरू हो गए हैं, मुझे धमकियां मिलने शुरू हो गई है, मुझे नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं, मेरे चेक इन्होंने कहाँ कहाँ लगा दिए हैं। तो 2 चेक के नोटिस तो मेरे पास आ चुके हैं। गुंडों से धमकियां दिलवाते हैं कि आप अपनी पत्नी, केके की पत्नी है, इसको घसीट के लेके जाएंगे, चोटी पकड़ के लेके जाएंगे, कैसे नहीं रहेगी, इस तरीके की बातें गुंडों से करवाते हैं। इस तरीके की कहानियां चल रही है। अब इनका 498 कैफे खोलने के पीछे क्या मुद्दा है? अगर मैंने कुछ एलिमनी की डिमांड की तब तो शायद समझ में भी आता है कि इन्होंने ये चीज खोली है और ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन बेवजह क्यों बदनाम करना चाहते हैं? मेरा सबसे यही सवाल है मीडिया वालों से भी, और जो लोग इनके साथ लग रहे हैं वो भी एक बार इनसे ये पूछे कि आपने इतनी सारे जिक्र तो कर दिया, पर क्या उस जमीन का जिक्र किया जिसके एवज में इन्होंने पैसा लिया है मार्केट का? क्यों नहीं किया उसका जिक्र? ये एकदम निराधार आरोप है मेरे ऊपर। जबकि आपको इसके इसके रिगार्डिंग में कहना चाहूँगा कि मीनाक्षी की संलिप्तता इतनी हो गई थी कि वो मेरे ही खेत थे ना, आई हैव ओनली 2 बीघा खेत है, उसमें वो 1 बीघा मेरे पीठ पीछे उसने बेचने तक की बात कर ली थी, है ना कि मेरे द्वारा 5 बीघा खेत, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मुझे खुद को पता है और इसके पिताजी की भी नहीं है कि जो 5 बीघा खेत खरीदने के लिए मैं इनसे पैसे की डिमांड करूँगा ना। ये जो आरोप उसके द्वारा लगाया बिल्कुल निराधार है। ठीक है, स्वस्थ चर्चा करने के बजाय इस तरह के आरोपों में ऐसे केस और अधिक जटिल होते जाते हैं। 25 लाख का तो कर्जा लिया ही नहीं गया था। मेरे पिताजी का इंटरनेट खेत था जो किसी फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो बेच के हमने बाहर की तरफ खेत लिया, जहाँ जिसमें अब जो मार्केट से जो पैसा लाया गया था वो मात्र कुछ लाया गया था, जिसके बाद ये यहाँ आ गई थी और वो पैसा बाद में मैंने गए वो को हम एक बड़ा सपना देखा था और वहाँ हम इसको इन फ्यूचर उसका प्लांटिंग फॉर्म हम वहाँ करना चाहते थे ना। तो मॉर्गेज रखने और आगे अन्य कार्यों के लिए हमने क्योंकि बार बार पेपर प्रोसेस दिक्कत ना है, अगर मुझे दहेज मांगना होता, परेशान करना हो, तो इस तरह की ज़मीन मैं उसके नाम पे नहीं करवाता। और वो ज़मीन जो है आगे फ्यूचर काम के लिए उसको यूज़ करने के लिए मीनाक्षी और मेरी मम्मी का अभी तक का रिकॉर्ड में मेरी मम्मी और दोनों को साथ में एक शामिलात रजिस्ट्री करवाई गई और ये इतना सा उसके था। किसी तरह का पैसे का लालच या किसी अन्य विषय को लेके उसको मैं एक्चुअल में जो 125 के माध्यम से उसने मुझे 30,000 रुपये मासिक भत्ते की मांग की गई है। साथ ही अगर आप हमारे एडवोकेट टीम बैठी थी यहीं अंता कोर्ट न्यायालय में, तो उनके द्वारा जब हम बैठे गए तो इनके द्वारा मेरे से लगातार बोले कि ये चीज़ें मैंने किस्तें मैंने जमा कराई, मेरे चेक है, ये वो सारी चीज़ों को करके मेरे को, जबकि मैंने उसको ऑलरेडी बोल चुका था कि तेरे चेक इश्यूज से लगा के सारी चीज़ें अपन बैठ के सारी चीज़ों का क्लियरेशन करते हैं, किंतु उनके द्वारा उनको वकील वाली भाषा पुनः वही यूज़ की गई और मेरे से उन्होंने फिर वहाँ जाके उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड कर दी हुई गई। जबकि कर्जा तो मैंने बोल दिया गया कि भैया मेरे को अब ठीक है, जो चला गया, मानसिक वेदना ख़त्म करने के बजाय कि हाँ मैं वहाँ अपना ज़मीन मकान खेत जो बेच के मैंने, क्योंकि मैं असल में पुरुष इस वाले केस में इतना मानसिक वेदना वो हर तरह से इससे छुटकारा पाना चाहता है। कर्जा मेरे कर्जा जिस कर्जे की वो बात कर रही है वो एक्चुअल में कुछ इन्वेस्टर का पैसा जो ये यहाँ लेके आ चुकी, उन इन्वेस्टर का आप एविडेंस के तौर पे मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ, है ना। आप उस ट्रांजैक्शन में इंद्रमल कुछ नाम देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा और वो ट्रांजैक्शन इसके भाई के द्वारा किया गया था। लगभग 45 लाख के लोन सेंक्शन हमारे दीर्घायु के माध्यम से हुए थे, जिसकी संपूर्ण खाते की वो यही बोलेंगे, झूठा दावा कर रखा है, क्योंकि मैंने डिमांड ये की है कि मेरे को लोगों के पैसे चुकाने हैं, ये डिमांड की है। और इन्होंने मेरे को मेरे पापा से 5 बीघा जमीन मांगने, मतलब 5 बीघा जमीन इनको खरीदनी थी, उसका पैसा मेरे पापा से मांगने की बोला था। तो उस एवज में मैंने केस लगाया, जब तलाक मुझे लेना ही था तो उस एवज में मैंने केस लगाया, तो उसी के बेस पे ये
कि मैंने दहेज मांगा, मुझसे झूठ बोल, जबकि इन्होंने एक्चुअल में मांगा है वो किसी भी रूप में मांगा हो। आपने जमीन खरीदने के रूप में मांगा हो, आपने ज्वेलरी खरीदने के रूप में मांगा हो, लेकिन वो दहेज ही कहलाता है। लेकिन उस बात को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे अब तक। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।